साथ यहाँ पर खड़े हैं महादीप सिंह जम्बाल जी, रिटायर्ड एसएसपी हैं और फिलहाल ये सीनियर सिटीजन क्लब के प्रधान हैं। अगर उनके साथ की मैं बात करूँ तो दलवीर सिंह जी हैं, जो जेएम के एक्स सर्विस लीग के प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ रतन चंद्र मल्होत्रा जी हैं, जो रिटायर्ड एसएसपी हैं। और उनके साथ अगर मैं बात करूं तो उमाकांत जी हैं, ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रधान हैं। अब मैं मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं और बात करना चाहूँगा। सर, आपसे पहले बात करना चाहूँगा, जिस तरह पर सीमा पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और हमारे जो सैनिक हैं वो लगातार शहादत दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाइना के जो जवान हैं उनको नहीं मार रहे हैं, उनको भी मारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइना है जबरदस्ती भारत की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे हट रही है। क्या कारण मानते हैं? हाँ आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने एक बड़े ज्वलंत मुद्दे पे हम जो ये एपॉलिटिकल लोग जो हैं, और लेकिन क्योंकि ये आर्मी और पुलिस का एक बड़ा आपस में समझने होता है, और ये सारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, हमने क्योंकि बॉर्डर्स पे काम किया हुआ है एज ए मिलिटेंसी, कश्मीर में हमने देखा हुआ है कुपवाड़ा बॉर्डर पे आर्मी के साथ हमारा क्या लाइजन है। तो ये एक मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम इस मसले में आपने ऐसे लोगों को यहाँ पे दावत दी है जिनका पॉलिटिक्स से कहीं दूर दूर का लेना देना नहीं है, और इन लोगों से जो भी विचार निकल के आएंगे वो कहीं ना कहीं जो वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल हटकर होंगे। और एक मैं कहना चाहूंगा कि ये एक फ्रीलांस जो थिंकर्स होते हैं, ये उनके विचार होंगे। यहाँ तक हम चाइना की बात करें तो बेसिकली आकाश जी, जो ये कोई पहली बार जो अभी जो टेंशन हम देख रहे हैं जो लद्दाख रीजन में है, तो इसका समझना कुछ जो जरूरी हो जाता है कि जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बेसिकली एक ऑन ग्राउंड या इसको पर्टिकुलरली कोई डिवाइडेड लाइन नहीं है, ये एक एजम्पशन लाइन है जिसको 1993 में बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। तो क्योंकि एक इसकी डिमार्केशन ना होने की वजह से ये एक इमेजिनरी जो है, ये एक लाइन थी जिसको दोनों कंट्री जो है मानते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। और यहाँ तक अगर हम चाइना के एलएसी की बात करें तो चाइना जो हमारा है ये 2000 किलोमीटर की जो एलएसी को क्लेम करता है, और जहाँ भारत का तल्लुक है ये 3240 किलोमीटर की ये रेंज जो है हमारी जो चाइना के साथ है। तो जो एलएसी जो है ये इसका हमें अगर वेस्टर्न रीजन की बात करें तो हमारा लद्दाख रीजन आता है, मिडल रीजन की बात करें तो हमारा उत्तराखंड और हिमाचल से मिलती है। अगर हम इसके ईस्टर्न सेक्टर में जाएं तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से जाके ये एलएसी जो हमारी लिंक करती है। क्योंकि ज्यादा हमारी जो टेंशन है इस वक्त अगर हम देखें तो वो इसमें चाइना में बनी हुई है। जब भी हमने जो चाइना की जो 15-16 की मिडनाइट का जो हमने जो एपिसोड देखा, तो इससे कहीं कुछ ऐसी चीजें निकल के आई कि एक जो है एक जो कहते हैं ना 1-to-1 फाइट जो है ये 1947 में हमने पुंछ सेक्टर में देखी थी, कृष्णा घाटी में 1-to-1 फाइट हुई थी। तो उसी प्रकार के ये निकल के आया, और इतने हमारे भारतीय सैनिकों का जो है शहीद हो जाना, ये एक बड़ी गंभीर चिंता की बात है। तो इस पे सारे दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि चाइना, क्योंकि हमारा ये शुरू से ही इसका होस्टाइल नेचर रहा है इंडिया की तरफ, इसको अगर हम देखें तो इसको 4 प्रकार से टैकल करने की जरूरत होती है। एक डिप्लोमेटिकली, एक पॉलिटिकली, और एक जो मिलिटरीली, और एक इकोनॉमिक फ्रंट। तो यहाँ तक आम कॉमन आदमी की बात आती है तो उसका एक ही जो फ्रंट है जिसमें उसका सहयोग हो सकता है वो है इकोनॉमिकली फ्रंट। कि यहाँ इस वक्त एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारा 2.25 करोड़ लैख का जो है वो हमारा इम्पोर्ट होता है चाइना से, और जो हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है वो तकरीबन 64 पॉइंट के लगभग पड़ता है। कहने का मकसद ये है कि अगर हम 100 रुपए की चीज खरीदते हैं तो हम कोई 16 या 17 रुपए की चीज ही वहां बेचते हैं, और वहां जो हमारी चीजें जो एक्सपोर्ट होती हैं उसमें मैक्सिमम रॉ मटेरियल होता है। तो 3 प्रकार का जो हमारा है इम्पोर्ट होता है। एक तो होता है हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स, जिसमें स्पोर्ट्स के आइटम्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, हमारे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, हमारा फर्नीचर है। ये जो है फिनिश प्रोडक्ट्स में हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, अगर हम भारत की बात करें तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि भारत में कुछ पैदा ही नहीं होता, लेकिन जो चीजें हम यहाँ बनाते हैं उसमें 50% ऐसा कंपोनेंट हम तैयार करते हैं जिसका जो कंपोनेंट है वो हम चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये दूसरा लेवल है। तीसरा है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा जो मशीनरी इन्वॉल्व होती है ये लो कॉस्ट मशीनरी होती है जिसको भी मैक्सिमम हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो एकदम ये कहना कि हम चाइना के प्रोडक्ट का जो है इमीडिएटली बंद कर दें, मैं ये समझता हूं, मेरी ये इंडिपेंडेंट राय रहेगी कि ये इट इज नॉट ए पॉसिबल। 2.25 करोड़ लाख की अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इसको
वन टाइम जो है ये बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट है और जो है अनवांटेड प्रोजेक्ट्स जो चीजें होती हैं, जैसे हम फर्नीचर है, हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे खिलौने हैं, हमारी प्लास्टिक चीजें हैं और बहुत सी चीजें हैं, इनको हम इमीडिएटली जो है बैन कर सकते हैं। बाकी जो सेकंड में इसका जो चीजें हैं उसमें इंडिया को जो है, जैसे मेक इन इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा मिशन है, उसमें थोड़ा सा बूस्ट करने की जरूरत है, ताकि जो चाइना से हम जो कंपोनेंट यहाँ लाते हैं वो इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होता है तो ये एक दूसरा उसको जो है चाइना की इकोनॉमी को दिखाने के लिए बहुत बड़ा ये एक प्लेटफॉर्म होता है। उधर आपसे बात करना चाहूँगा, जिस तरह के हालात अभी सीमा पर बने हुए हैं, क्या मानते हैं कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए? क्या लड़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इस मसले को हल करवाया जा सकता है? जो गलवान का जो इंसिडेंट है ये किसी जंग से कम नहीं है। जंग में हथियार इस्तेमाल करना ही सिर्फ जंग नहीं होता, तलवार भी हथियार होती है, भाला भी हथियार होता है। इसमें हथियार इस्तेमाल किए गए और एम्बुश करके सारा इंसिडेंट किया गया, लेकिन हम भारतीय फौज को मुबारक देते हैं और उन शहीदों को सलूट करते हैं जिन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ उस एम्बुश का जवाब दिया और मुकाबला भी किया और उनके आदमियों को भी बंदी बनाया और एक मिसाल कायम कर दी कि हाथापाई की लड़ाई में भी फौज कम नहीं है। भारतीय फौज किसी दूसरी फौज से कम नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। चाइना की सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, वो माहौल क्रिएट करता है, जंग करने की उसकी हिम्मत नहीं है। आज तक कौन सी जंग लड़ी है उन्होंने? वो एक व्यापारी है जो कि छोटे छोटे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करके वहां कॉलोनीज बनाता है और उन पर अपना कब्जा कर लेता है, जो कि इस वक्त कंबोडिया में हो रहा है। चाइना में लॉटरी बैन है, प्रोस्टिट्यूशन बैन है, सेम चीजें वहां पे उन्होंने कोई 70-80 कैसीनो तैयार किए हैं कंबोडिया में और उस मुल्क को ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है। कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी हो चुकी है, सारा पैसा इकट्ठा करके अपने मुल्क में ला रहा है और आने वाले टाइम में अगर हमारा नेपाल नहीं समझा तो उसका भी वही हाल होने वाला है। यहां हमें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ हाइप ऐसी क्रिएट हुई है जिससे वो डरा हुआ है। रिसेंटली जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है उससे घबराया हुआ है। वो उस एरिया को डोमिनेट करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसकी, पाकिस्तान में सीपैक कॉरिडोर जो बनाया है वहां 2-3 डैम बना रहा है, वो उसको बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अगर इंडिया यहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा डबल कर लेता है, अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर लेता है, चाइना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमारी फौज उनके ऊपर भारी पड़ेगी। भारतीय सेना में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो किसी भी देश की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन जिस तरह की हरकत अभी फिलहाल चाइना ने की है वो बेहद शर्मनाक हरकत है। और जिस तरह से उन्होंने हमारे निहत्थे जवानों पर हमला कर उन्हें शहीद किया है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे ही जवान शहीद हुए, चाइना के भी बहुत से जवान मारे गए हैं और कईयों को भारतीय जवानों ने खदेड़ा भी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करूं जी उमाकांत जी आपसे, तो ये चाइना लगभग पिछले कई वर्षों से इसी तरह की हरकतों को अंजाम देकर युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। और अगर भारत की बात करें तो ये 2020 का भारत है, क्या माने अगर चाइना जंग चाहता है तो क्या उसकी हार जो है निश्चित है? अभी इसी की तरफ आ रहा हूँ, बाकी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन इसके थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है बैकग्राउंड में कि चाइना ने पहले क्या करता आया है। आप देखिए, सबसे पहले अक्साई चीन उसने ले लिया, कितना था 38,000 किलोमीटर, वो हमारे पास था जम्मू कश्मीर की बात करें तो, लेकिन वो छीन लिया उसने। छीन लिया, कोई लड़ाई नहीं की, कुछ नहीं की, हम लोगों ने ढील डाल रखी, पेट्रोलिंग नहीं की, तो उन्होंने उस इलाके पे कब्जा कर लिया। 38,000 किलोमीटर, ये आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ। थोड़ा और आगे आते हैं, ये तो कोरोना आउटब्रेक, कोरोना से वो काफ़ी उसकी इमेज खराब हुई थी अपने देश में भी और बाहर बड़े देशों में, जैसे अमेरिका उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो अपने देश में नेशनलिज्म जो है वो ख़त्म हो रहा था। उनको नेशनलिज्म को दोबारा रिवाइव करने के लिए उसने ये
पंगा किया, पंगा ही कह सकते हैं, अदरवाइज कोई वो हमारा एरिया लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्ट था उसका जो अभी सामने नहीं आया। वो इंटरेस्ट ये था कि वहाँ हमारी डेवलपमेंट कुछ हुई है, हम एक रोड बना रहे हैं दुर्बुक से, आपने पता होगा आपको 250 किलोमीटर है वो दुर्बुक से निकलती हुई डीओबी जाती है। डीओबी हमारा एयर स्ट्रिप है, यहाँ से जहाज उड़ाए जाएंगे फाइटर प्लेन्स के, तो उसको वो खत्म करना चाहता था, नंबर एक। दूसरा, वहाँ पे गालवन में एक पुल बन रहा है, उसकी अभी कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है, 2 दिन पहले हुई, वो नहीं बनने दे रहा था। ये 2 चीजें थी, उसकी वजह से चाइना ने ये जो है ये पंगा किया है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी फौज तो सक्षम है, लेकिन पॉलिटिकल विल चाहिए हमें। पॉलिटिकल विल होगा तो ही फौज कुछ कर पाएगी। अब देखते हैं, उम्मीद है।